हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भागीदारी अधिनियम अर्थात जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, इसी को जो है देखेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। यह वीडियो जो है बिहार पीसीएसजे के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें जो है हम पार्टनरशिप एक्ट से जितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं उन सभी को हम कवर कर सकें और आपके लिए एक बेहतर जो वीडियो प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर इससे संबंधित जो बिहार पीसीएसजे का सिलेबस है या उत्तर प्रदेश का है या अन्य राज्यों की जो परीक्षाएँ हैं न्यायिक सेवा की खासकर, उससे संबंधित जो भी सिलेबस हैं उनसे संबंधित जो कंटेंट हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं और ये सारे वीडियो जो है एमसीक्यूज के रूप में उपलब्ध हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अधिक से अधिक बार अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्री परीक्षा में जो प्रश्न गलत होते हैं उनकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में पार्टनरशिप एक्ट अर्थात भागीदारी अधिनियम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला है कि वर्तमान भागीदारी अधिनियम यह जो है किस नाम से जानी जाती है। तो इसका नाम जो है देखेंगे तो यह भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के नाम से अर्थात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से यह अधिनियम जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय भागीदारी अधिनियम ने अधिनियम के रूप को कब धारण किया था। तो इसका तात्पर्य यह पूछा जा रहा है कि यह जो है अधिनियम कब बना। तो कोई भी जो विधेयक है, पहले वह विधेयक जो है वह पेश किया जाता है दोनों सदनों में, तो लोकसभा में और राज्यसभा में। यहाँ दोनों जगहों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो है जब इस पर अपनी सिग्नेचर करते हैं तो उसी दिन यह जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यह कब अधिनियम का रूप धारण किया था। तो यह 8 मार्च नहीं बल्कि 8 अप्रैल 1932 को यह अधिनियम का रूप धारण किया है। नेक्स्ट है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इस अधिनियम को अगर देखेंगे तो इसमें जो है कुल 8 अध्याय हैं, 74 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। और इन 2 अनुसूचियों में से जो अनुसूची 2 है यह क्या है कि निरसित हो चुकी है अब। लेकिन जो है अगर ऐसे पूछा जाता है तो यहाँ पर 2 अनुसूचियों को ही दिखाना होगा। नेक्स्ट, भागीदारी अधिनियम के अनुबंधों पर लागू होते हैं जो निम्न तिथि के उपरांत हुए हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो भागीदारी अधिनियम के अनुबंध हैं या इसके उपबंध हैं वह लागू होते हैं अर्थात वह कब से प्रवर्तन में आया है। तो इसी प्रश्न को इस तरह से घुमा फिराकर कभी कभी पूछ लिया जाएगा जो कि आपको जो है भ्रमित कर देगा। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी संकट यही रहता है कि उनको जो है प्रश्नों को सबसे पहले पूछ क्या रहा है उसको समझना है, तो उसके बाद वो अपने ज्ञान को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे ही उल्टा सीधा करके कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप इस बात को खास करके बिहार के संदर्भ में तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ गूगल ट्रांसलेट दे देते हैं तो वहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि इसका जो है कब प्रवर्तन में आया है यह अधिनियम। तो यह अधिनियम जो है 1 अक्टूबर 1932 से प्रवर्तन में आता है। लेकिन इसका जो धारा 69 है अर्थात जो 69 है यह 1 अक्टूबर 1933 को यह प्रवर्तन में आता है। तो एक धारा को छोड़कर बाकी का जो पूरा अधिनियम है वह 1 अक्टूबर 1932 से प्रवर्तन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीदारी अधिनियम की धारा 69 कब लागू हुई है। तो यह धारा जो है यह 1 अक्टूबर 1933 से लागू हुई है। बाकी के जो प्रावधान है वह 1 अक्टूबर 1932 से लागू हो गए थे। नेक्स्ट है भागीदारी से संबंधित विधि भारतीय संविदा अधिनियम के किस अध्याय या और धारा से ली गई है। तो भारतीय जो भागीदारी अधिनियम है यह भारतीय जो संविदा अधिनियम है अर्थात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी का एक पार्ट था। लेकिन इसे जो है अब अलग करके एक अलग अधिनियम के रूप में इसे अधिनियमित किया गया है। और यह जो है अध्याय 11 में जो धारा 239 से लेकर 266 के प्रोविजन थे उन्हें ही अलग करके एक अलग अधिनियम बना दिया गया है। तो यह पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषा खंड है उसमें कुल 5 परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि परिभाषा खंड के अंतर्गत केवल 5 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसी में जो है कारोबार की परिभाषा दी गई है। तो कारोबार की जो परिभाषा है अर्थात बिजनेस, तो इसकी परिभाषा धारा 2
बी के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है। तो यहाँ पर 2 में पूछा गया है तो इसी की परिभाषा दी गई है। बाकी भागीदारी की और भागीदार और भागीदारी, इन सब की जो परिभाषा है वो धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कारोबार में शामिल है। तो अभी हमने देखा कि धारा 2 बी के अंतर्गत जो कारोबार या बिजनेस की परिभाषा दी गई है, तो बिजनेस के अंतर्गत क्या आता है, तो हर व्यापार आता है और उपजीविका और वृत्ति आती है। तो व्यापार, उपजीविका और वृत्ति, यही जो है कारोबार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भागीदार है। तो यहाँ पर इसमें जो परिभाषा विकल्प दिया गया है, तो इसमें से भागीदार वही व्यक्ति होगा जो कि सभी के द्वारा या सबकी ओर से किसी एक द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में लाभांश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, इस विकल्प में से वही भागीदार होता है। तो भागीदार की जो परिभाषा है उसको देखेंगे तो वह धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। धारा 4 में जो है कुछ 4 परिभाषाएं दी गई हैं, भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम। तो इन सब की जो परिभाषा है वही दी गई है। तो भागीदारी में यही बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत उन व्यक्तियों के बीच का संबंध जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार में लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है, तो वह जो है भागीदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है पर व्यक्ति, अर्थात जो थर्ड पार्टीज है, तो इसकी जो परिभाषा है वह पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो इसकी परिभाषा धारा 2 घ अर्थात 2D के अंतर्गत दी गई है। और इसमें पर व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो है किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है, और ऐसा व्यक्ति जो भागीदार नहीं है। तो सीधा बात अगर देखेंगे तो जो व्यक्ति फर्म में भागीदार नहीं है वह थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या पर व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कारोबार, जो कि धारा 2B के अंतर्गत परिभाषित है। तो इसमें क्या शामिल है, तो हमने देखा है कि कारोबार के अंतर्गत व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट कथन है कि एक जो भागीदारी फर्म है वह एक विधिक इकाई है, एक कंपनी की भांति। तो यह कथन किस प्रकार का है, तो यह जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि जो कंपनी होती है वह एक निगमित व्यक्ति होती है, अर्थात वह एक लीगल पर्सनालिटी होती है, लेकिन फर्म के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इसलिए जो एक भागीदारी फर्म है वह कंपनी की भांति नहीं होती है। नेक्स्ट है फर्म के कृत्य के लिए भागीदारों का जो दायित्व होगा वह किस प्रकार का होता है। तो फर्म के किसी कार्य के लिए जो भागीदारों का दायित्व होगा वह संयुक्त भी होता है और पृथक पृथक भी होता है। नेक्स्ट है भागीदारी के आवश्यक तत्व यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो भागीदारी के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं कि 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, इसमें 2 या अधिक व्यक्ति होते हैं, उनका एक करार होता है। करार किस लिए होगा कि कारोबार का एक संचालन करने के लिए करार होता है, और जो कारोबार का उद्देश्य क्या होगा उनकी लाभ कमाना और आपस में उसे बांटना। तो ये जो सारे तत्व हैं यह जो है एक भागीदारी के आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक साझेदारी या पार्टनरशिप की आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें से जो पार्टनरशिप का आवश्यक तत्व यहाँ पूछा गया है कौन नहीं है, तो इसमें एक करार होना चाहिए, और करार किस लिए, तो व्यापार चलाने के लिए होना चाहिए, और सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा उसको चलाया जाता है और लोगों की ओर से। तो ये 3 जो है ये पार्टनरशिप की आवश्यक तत्व हैं, लेकिन पृथक विधिक अस्तित्व जो है यह जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है धारा 4 में परिभाषा दी गई है। तो धारा 4 के अंतर्गत इसमें से किसकी परिभाषा दी गई है, तो 4 के अंतर्गत फर्म की परिभाषा है, फर्म नाम की परिभाषा दी गई है, और भागीदारी। तो इस प्रकार से ये जो सी वाला विकल्प है कि भागीदारी, फर्म, फर्म का नाम और भागीदार, इन सब की जो परिभाषा है धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो यह परिभाषा जो है धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट भागीदारी अधिनियम में हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य जो है यह भागीदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह मिसप्रिंट है। तो यह जो है भागीदारी के अंतर्गत हिंदू अविभक्त फैमिली जो है वह नहीं आती है, अर्थात जो अविभक्त फैमिली है उसके जो सदस्य हैं वह आपस में भागीदार नहीं कहे जाते हैं। ऐसा जो प्रावधान है धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है।
और धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भागीदारी संबंध है वह पार्टनरशिप जो है वह संविदा से उत्पन्न होती है, परिस्थिति से नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच में संविदा होती है किसी कारोबार को करने के लिए, तब यहाँ पर ये आपस में पार्टनर होते हैं। लेकिन अगर यह जो है यहाँ पर संविदा न हो सकती होती, बल्कि यह एक उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, भाई है, तो जो आपस में जो परिवार है हिंदू कुटुंब का, वह मिल करके आपस में यह जो है इसका भागीदारी का जो है गठन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि भागीदारी संबंध संविदा से उत्पन्न होता है, परिस्थिति या हैसियत से नहीं होता है? तो यह जो प्रावधान है धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, भागिता तथा संयुक्त परिवार में अंतर की दृष्टि से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भागिता से तात्पर्य यहाँ पार्टनरशिप से है। तो इसमें जो कथन देखते हैं कि परिवार संविदा द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता और जो भागीदारी है वह संविदा के बगैर नहीं बनाई जा सकती। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है कि जो परिवार है वह कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं होता, बल्कि वह नेचुरल जो है होता है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वह हमेशा संविदा के ही द्वारा स्थापित की जाती है, संविदा के बिना वह स्थापित नहीं की जा सकती। दूसरा कथन है कि संयुक्त परिवार में पैदा होने के तथ्य मात्र से परिवार की सदस्यता तथा संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। यह सही है, जबकि जो पार्टनरशिप है उसमें नया पार्टनर सब भागीदारों की सहमति के बगैर दाखिल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यह दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा देखते हैं कि भागीदार एक दूसरे के अभिकर्ता होते हैं, अर्थात एक दूसरे की तरफ से वह अभिकर्ता या एजेंट की तरफ काम करते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार में केवल जो कर्ता होता है वही परिवार का अभिकर्ता होता है, वह सदस्य नहीं होता है। तो यह भी सही है। और चौथा है कि परिवार को बंटवारे के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जबकि पार्टनरशिप को केवल विघटन के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये जो सभी कथन है यह सही हैं। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप तथा कंपनी में मुख्य क्या अंतर है? तो पार्टनरशिप अर्थात भागीदारी और कंपनी में यहाँ पर अंतर पूछा गया है। तो अंतर जो है इसमें पहला है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, जबकि जो पार्टनरशिप है केवल भागीदारों का एक समूह है। यह सही अंतर है। दूसरा है कि कंपनी के अंशधारकों का जो दायित्व है वह सीमित होता है, जबकि भागीदारों का जो दायित्व है वह असीमित होता है। तो यह भी सही है। और तीसरा कथन है कि संपत्ति के शेयर बाजार में स्वतंत्रता से बेचे जा सकते हैं, अर्थात कंपनी के जो शेयर हैं वह बाजार में स्वतंत्रता पूर्वक बेचे जा सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप जो है में इसमें अपनी अंश पूंजी को कोई भागीदार जो है उसको अन्य भागीदारों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता। तो इस प्रकार से इसमें से जो है जो मुख्य अंतर पूछा गया है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही अंतर इसमें स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक वाद में यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त परिवार फर्म का जो है भागीदार नहीं बन सकता है? तो यह जो कथन है पूछा गया है कि किस केस में ऐसा कथन किया गया था। तो यह वेंकटेश्वर बनाम प्रभु का एक केस है, इसी में यह कथन किया गया था। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप अधिनियम की कौन सी धारा भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण के ढंग के बारे में प्रावधान करती है? तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 6 करती है। इसमें जो है भागीदारी का निर्धारण कैसे होगा, अर्थात भागीदारी के अस्तित्व का अवधारण किस प्रकार से होगा, किस रीति से होगा, तो ऐसी जो रीति है वह बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है धारा 4, तो इसमें भागीदार की परिभाषा दी गई है, यह सही सुमेलित है। दूसरा है धारा 5, तो धारा 5 के अंतर्गत भागीदारी जो है संविदा से उत्पन्न होती है, परिस्थिति से नहीं, इसके बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि धारा 6 में भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग बताया गया है, तो यह भी सही है। धारा 7 में भागीदारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच संविदा के द्वारा होता है, तो यही जो है सही नहीं सुमेलित है, क्योंकि यह जो प्रावधान है धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और जबकि धारा 7 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है इच्छाधीन भागीदारी के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और इच्छाधीन भागीदारी क्या होती है कि ऐसी जो भागीदारी है जिसकी अस्तित्व कब तक होगा या उसकी अवधि जो है निर्धारित नहीं की गई है, या जो भागीदारी का जो पर्यवसान कब होगा तो इसके बारे में कोई प्रबंध नहीं किया गया है, तो ऐसी जो भागीदारी होती है वह इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। नेक्स्ट है, इच्छाधीन भागीदारी का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भागीदारी को इच्छाधीन माना जाता है। तो यह कब माना जाएगा कि कोई जो भागीदारी है वह इच्छाधीन है, अर्थात पार्टनरशिप एट विल कब कहलाएगी? तो जबकि भागीदारी की अवधि का कोई उपबंध न हो और उसकी समाप्ति का कोई उपबंध न हो। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जो है वह कोई भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। नेक्स्ट है, जहाँ की भागीदारों के बीच की संविदा के द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वाविधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो ऐसी जो भागीदारी है वह इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वह इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी। तो इसमें विशेष भागीदारी, सामान्य, विशिष्ट, ये इस जो है इसमें से कोई नहीं है, बल्कि वह उपयुक्त सभी असत्य हैं और ऐसी जो पार्टनरशिप है वह इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी। नेक्स्ट है कथन, ए, बी और सी इच्छाधीन भागीदारी के लिए करार करते हैं और भागीदारी विलेख में कुछ प्रावधान रखे गए हैं। इन प्रावधानों का विश्लेषण करके बताइए कि विलेख का कौन सा प्रावधान इच्छाधीन भागीदारी से असंगत है। जो प्रश्न है 2016 में बिहार जो है PCSJ की परीक्षा में यह पूछा गया है और इसमें जो है देखते हैं कि इच्छाधीन भागीदारी के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सुसंगत नहीं है। तो इसमें से उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार जो है इच्छाधीन भागीदारी के संदर्भ में यह जो डी वाला विकल्प है यही सुसंगत नहीं है कि यदि कोई भागीदार भागीदारी से निवृत्त होना चाहे तो निवृत्ति से पहले निश्चित नियत अवधि की उसे सूचना देनी होगी। तो यही जो है यहाँ पर असंगत पूछा गया है, तो असंगत यही है और यह जो आंसर है वह BPSC की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से यही सही है। नेक्स्ट है, एक निष्क्रिय साझीदार वह है। तो यह जो प्रश्न है यह भी जो है बिहार PCSJ परीक्षा में 2020 में और 2013 में यह 2 बार इसे पूछा गया है कि निष्क्रिय साझीदार कौन होता है। तो ऐसा जो साझीदार या ऐसा पार्टनर जो कि न तो सक्रिय है और न ही उसे बाहरी लोग जानते हैं, तो ऐसे पार्टनर को निष्क्रिय जो पार्टनर कहा जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट पार्टनरशिप का प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो विशिष्ट पार्टनरशिप के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए अथवा विशिष्ट उपक्रमों के लिए भागीदार बन सकेगा, तो इसे ही विशिष्ट भागीदारी कहा जाता है और इसके बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सद्भावना का सिद्धांत, यह पूछा गया है कि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो सद्भावना का सिद्धांत जो है धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। और सद्भावना का सिद्धांत है क्या, इसको क्यों सद्भावना का सिद्धांत कहा जाता है? तो जो है यह धारा 9 में बताया गया है कि भागीदारों के साधारण कर्तव्य क्या होंगे। तो इनके साधारण कर्तव्य यह होता है कि जो भागीदार है वह सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म का कारोबार चलाएगा और एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण और वफादार बना रहेगा। तो इसीलिए जो है इसे सद्भावना का सिद्धांत कहा जाता है धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भागीदारी अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित है कि भागीदार फर्म के कारोबार को अधिकतम संयुक्त लाभ के लिए चलाने को बाध्य हैं। तो यह जो प्रावधान है यह धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है कि जो भागीदार होंगे सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए जो फर्म का कारोबार है वह एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायणता और वफादार रहने के लिए ही वह बाध्य होते हैं। तो यह प्रावधान जो है धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 11 के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर करार का सिद्धांत दिया गया है, करार का सिद्धांत। नेक्स्ट, भागीदारों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? तो भागीदारों के पारस्परिक संबंध जो है यह आदेशात्मक होते हैं, क्योंकि यह धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है कि जो उनके भागीदारों के जनरल ड्यूटीज है अर्थात जो उनकी साधारण कर्तव्य है तो यह है कि वह एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण रहेंगे, वफादार रहेंगे और जो उनको जो है लेखा पेश करेंगे और फर्म पर प्रभाव डालने वाली पूरी जानकारी देंगे। तो इन सब कार्यों के लिए वह बाध्य हैं। तो जहाँ बाध्यता आ गई तो वहाँ पर वह जो कर्तव्य है वह आदेशात्मक प्रकृति का हो जाता है। नेक्स्ट है, करार का सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। तो करार का सिद्धांत जो है यह धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 11 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि भागीदारों की अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की जो संविदा है इसके द्वारा किया जाएगा। इसी में जो है करार का सिद्धांत निहित है। यदि एक भागीदारी फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के लिए काम में लेता है
तो इसके लिए से जो दायित्व उत्पन्न होगा वह दायित्व किस प्रकार का होता है। तो भागीदारी फर्म है, उसमें कोई पार्टनर है, वह संपत्ति अपने पर्सनल हित में उसको यूज कर लेता है, तो उसका जो दायित्व है वह सिविल दायित्व वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह भागीदार बन सकता है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। और जब ऐसे विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए या विशिष्ट उपक्रमों में वह भागीदार बनता है तो इसे ही विशिष्ट भागीदारी या पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि भागीदारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा के द्वारा होगा। तो यह जो प्रावधान है वह धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि भागीदारों के अधिकारों कर्तव्यों का अवधारण जो है वह उनके बीच जो संविदा होगी उसी के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने पर लागू विधि के अधीन अवयस्क है और भागीदारी के लाभ में प्रवेशित हो जाता है तो यह दावा किया जाता है कि तीसरा है कि वह वयस्क होने के बाद कुछ समय तक अवयस्कता का लाभ ले सकता है। तो यही जो विकल्प है वह सही है, और इसके बारे में जो प्रावधान भी जो है धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। और यह जो उत्तर है यह बिहार पीसीएसजी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार है, क्योंकि यह 2016 में बिहार पीसीएसजी में इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पहला है, प्रत्येक जो पार्टनर होगा उसे कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि प्रत्येक जो पार्टनर है वह आबद्ध है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक जो है वह उसको पालन करे, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है कि प्रत्येक भागीदार को फर्म की बहियों में से किसी भी बही तक पहुँच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ए बी सी यह तीनों ही सही हैं, और इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा में साझीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व का प्रावधान किया गया है। तो जो उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी के बारे में प्रावधान है वह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 13 के अंतर्गत उनके जो पारस्परिक अधिकार और दायित्व हैं उसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो भागीदार है वह कारोबार के संचालन में वेतन नहीं पाएगा, अर्थात पारिश्रमिक पाने का अधिकार हकदार नहीं होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर जो लाभ होगा फर्म का उस लाभ को वह समान रूप से उसमें शेयर विभाजित करेंगे, और जब हानि होगी तो उसमें भी उनका जो समान रूप से उनका योगदान रहेगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो ब्याज अगर कोई भागीदार है उसने जो है अपनी पर्सनल उसमें पूंजी लगाई है और उसमें वह जो है 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा। नेक्स्ट है, अवयस्क के विषय में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर अवयस्क के विषय में यह है कि वह जो है भागीदार नहीं बन सकता। तो यह जो है सही है कि वह सीधे भागीदार नहीं बन सकता है, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भागीदार बन सकता है। दूसरा है कि उसे भागीदारी के लाभों में उसे शामिल किया जाता है। तो यह बात भी सही है कि उसे जो है केवल जो उसकी भागीदारी है उसका जो लाभांश होगा उसी में उसको शामिल किया जाता है। और तीसरा कथन है कि वह फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। तो यही जो है कथन सही नहीं हो गया, क्योंकि वह जो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है, बल्कि उसकी जो संपत्ति है उसकी संपत्ति दायी होगी। वह व्यक्ति पर्सनली जो है वहाँ पर उत्तरदायी नहीं होता है। और चौथा है कि वयस्कता प्राप्त करने पर भागीदार बनने या न बनने का वह विकल्प का प्रयोग कर सकता है, और 6 महीने के अंदर अगर वह विकल्प चुनता है जो भी, तो उसको उसकी सूचना देनी होती है। नेक्स्ट है, यदि एक भागीदार भागीदारी फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए काम में लेने को चुनता है तो इससे जो उत्पन्न होता है तो उससे जो है दीवानी दायित्व उसका उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, वे व्यक्ति जिन्होंने भागीदारी कर ली है तो वह सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति हैं अगर उन्होंने आपस में भागीदारी किया है तो वह जो है सामूहिक रूप से यहाँ पर पूछा गया है क्या कहलाएंगे, तो सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 4 को देखेंगे
तो इसमें जो है जो प्रावधान है कि वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है तो वह व्यक्तिगत रूप से जो है वह भागीदार कहलाएंगे, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो सामूहिक रूप से वह फर्म कहलाते हैं। तो धारा 4 के दूसरे पैरा में यह जो है प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भागीदारी संविदा द्वारा स्थापित होती है, पारिस्थितिकी द्वारा नहीं। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है और इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है व्यष्टितः अर्थात व्यक्तिगत रूप से वे भागीदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से वे फर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा ये भी सही है। और चौथा है कि जिस नाम से भागीदारी का कारोबार चलाया जा रहा है वह जो फर्म नाम कहलाता है। तो ये इसमें से सभी जो कथन है वह सही हैं। 1, 2, 3 और 4 ये जो है सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भागीदारों का कर्तव्य क्या है। तो इसमें से भागीदारों का जो कर्तव्य होगा वह सद्भावनापूर्वक कार्य करें, फर्म के मुकाबले में व्यापार न करने का कर्तव्य है और उचित सावधानी का कर्तव्य तथा सही लेखा देने का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ये जो सारे कर्तव्य हैं वह पार्टनर्स के होते हैं। नेक्स्ट है कारोबार के संचालन में भाग लेने का भागीदार का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है यदि किसी भागीदार ने अपनी पूंजी के अलावा कुछ ऋण भी फर्म को दिया है तो वह उस पर ब्याज वसूल कर सकता है। तो ऐसी जो ब्याज होगा वह किस दर से वसूल कर सकता है। तो 6% वार्षिक की दर से जो है उसे ब्याज को प्राप्त कर सकता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 13 के खंड डी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कथन ए यदि किसी भागीदार ने अपनी पूंजी के अलावा कुछ ऋण भी फर्म को दिया है तो वह 6% वार्षिक के अनुसार ऋण पर ब्याज वसूल कर सकता है। तो कथन जो है यह सही है। इसका कारण क्या है। कारण है कि जहां कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है वहां ऐसा ब्याज केवल लाभों से दिया जा सकता है। तो यह भी सही है क्योंकि जो है वो जो उसको ब्याज दर होगा वह मूल संपत्ति से नहीं दिया जाएगा बल्कि जो ब्याज होगा उसी से जो लाभ होगा उसी से ऐसा ब्याज दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है कथन ए जब तक कोई ऐसी संविदा न हो भागीदार फर्म का कारोबार चलाने के लिए वेतन का पाने का अधिकार नहीं रखता है। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि धारा 13A के अंतर्गत दिया प्रावधान किया गया है कि जो कोई भागीदार है वह कारोबार के लिए कोई वेतन पाने का अधिकारी नहीं होगा। और कारण इसका है कि संचालक भागीदारों को करार के द्वारा वेतन दिया जा सकता है। तो अगर आपस में यह भागीदारों में करार है तो वहाँ पर वेतन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों जो विकल्प हैं वह सही हैं लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है यह आपकी तैयारी के लिए ज़रूर ही मददगार साबित होगा। और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी जो सूचना आपको मिलती रहे। और इस चैनल के बारे में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।